नमस्कार, आपड़ो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड के गठन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक, जिसमें कि ये चूक ही नहीं बल्कि एक इरादतन किया हुआ काम है। स्टिंग चैनल करने वाली टीम ने कई खुलासे किए हैं, जिससे बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह कोई चूक नहीं है, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। और प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह पहले से तय था और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और यह भी कहा जा सकता है कि यह कोई स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड था। संवैधानिक संस्था और प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार से उनके सुरक्षा में खिलवाड़ करना, उनके इस आगमन पर इस प्रकार की बेहुदा हरकत करना निश्चित रूप से लोकतंत्र का काला अध्याय है। आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश इनसे जवाब मांग रहा है। इनको जवाब देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सामने आना चाहिए, उनके आला कमान को सामने आना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उस पर राष्ट्र नीति पर राजनीति करना ये कांग्रेस के डीएनए बन चुका है। ये लगातार ये राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। लंबे संघर्षों के बाद हमको राज्य मिला। इसके लिए बहुत लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी, लंबा संघर्ष हुआ। उसके बाद जब एनडीए की सरकार केंद्र में थी, उस समय अटल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने उत्तराखंड राज्य का गठन किया। और गठन ही नहीं किया, उसके बाद यहाँ के उद्योग चले, यहाँ के धंधे चले, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ पर राजस्व की प्राप्ति हो। उसके लिए राज्य को एक स्पेशल पैकेज दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 से जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लगातार उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें सबसे पहले, क्योंकि हमारा ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिक बाहुल्य प्रदेश में सैनिकों के लिए वन रैंक और वन पेंशन योजना लागू की गई, जिसकी लंबे समय से मांग थी। 40 वर्षों से कोई सरकार उस पर फैसला नहीं कर पाई। उस पर भी फैसला करने का काम, उसको भी निर्णय में बदलने का काम किसी उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नए लोग नए उत्साह के साथ कांग्रेस में जुड़ रहे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार नहीं जुड़ता। साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, सुनिए। बातों के साथ कई लोग तो हजार लोगों के साथ सम्मिलित हो रहे। अगले 7 दिन के अंदर, अगल बगल 1-2 दिन ज़्यादा कम में, हम जो है पहली लिस्ट जारी कर देंगे। मगर दूसरी लिस्ट हम जरा देखेंगे कि भाजपा कितनी बीमार हुई है, उनकी बीमारी का अंदाज लगा कर फिर अपनी दूसरी एक बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में, जैसे इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का कहा था, उस तरीके के नारे के रूप में देखता हूँ। उनके पिताजी ने पंचायतों में आरक्षण दे करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया था। आज मैं लड़की हूँ, लड़ सकता हूँ करके 21वीं सदी की नारी की शक्ति को उन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया है। इसकी गूंज आने वाले दिनों में बरसों तक हमारी बेटियों और बहनों को। उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़ने वाले विधायकों के मामले में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे साक्षी महाराज का कहना है कि जो विधायक भाजपा को छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थामने की सोच रहे हैं, उनके पैरों तले से राजनीति की जमीन खिसक रही।
अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को भाजपा में काम करना पड़ रहा, जो उन्हें रास नहीं आ रहा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भाजपा 350 सीटों पर विजय दर्ज कर फिर से बहुमत की सरकार बनाएगी। नहीं, थोड़ा संशोधन कर लीजिए। ये भाजपा के लोग थे ही नहीं, स्वार्थवश आए, स्वार्थ हल हो गया। अब दिखाई दिया जमीन खसक रही है तो कहीं और स्वार्थ सिद्धि के लिए चले गए। जो भाजपा का होता है वो भाजपा का था, भाजपा का है, भाजपा में ही रहेगा। वो भाजपा को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। वो संस्कार संघ के संस्कारों का तो भाजपा का है, वो कहीं नहीं जा सकता। वरना लोग आते हैं और चले जाते हैं और आते जाते अपनी कड़वी मीठी यादें छोड़ जाते हैं। तुम्हारा जी इसका मतलब जो ऐसे आपने कहा जमीन खिसक रही है, तो इसका मतलब भाजपा की जमीन खिसक रही है? भाजपा की जमीन कभी तो भागने कभी नहीं, अपनी स्वयं की जमीन, जिनका स्वयं की जमीन काम न करने के कारण भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो किसी नेता को, एमएलए, एमपी, मंत्री को खाली नहीं छोड़ती है, काम लेती है। और जो काम नहीं करेंगे उनकी तो ज़मीन खसकी जाएगी, तो या तो उनकी टिकट कट जाएगी या वो हार जाएंगे। तो आदमी अपने आप अपना आकलन करता है, लेकिन आदमी अगर काम ठीक करे, गुड़ न भी दे, गुड़ जैसी बात जनता से करे, तो हमारे हिंदुस्तान की जनता इतनी भली है, सीधी है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए गंगा सभा ने त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं के लिए शर्तें और नियम लागू कर दिए। अब कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही श्रद्धालु आरती स्थल में प्रवेश कर पाएंगे। यही नहीं, श्रद्धालुओं को मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना होगा। गंगा सभा ने अपने इन नियम और शर्तों का पालन कराने के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। खास बात यह है कि ये नियम और शर्तें गंगा सभा के सभी पदाधिकारियों के लिए भी लागू होंगी। संध्याकालीन आरती की जाती है, प्राय देखा जाता है उसमें जो है जगह जगह से जो है श्रद्धालु आते हैं और अपार भीड़ रहती है। तो गंगा सभा द्वारा जो है कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जो है ये एक तरह से अपनी गाइडलाइन ऐसे बनाई गई है, उस गाइडलाइन के अनुसार कि जिस व्यक्ति के पास में वैक्सीन की, जिसको दोनों डोज लगेगा, सर्टिफिकेट होगा वो, या जिसके पास में जो है कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होगी वो व्यक्ति ही जो है आरती परिसर में प्रवेश पा पाएगा। और उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो मास्क के बिना जो है आरती परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। मास्क और सैनिटाइजर, थर्मो स्कैनिंग, इसके बाद ही श्रद्धालु जो है वो आरती परिसर में प्रवेश पाएंगे। साथ में जो है जो 16 चौकियों पे आरती होती थी उसको जो है फिलहाल एक सप्ताह के लिए जो है सब उसमें 5 चौकियाँ घटा के 11 चौकियों पे आरती जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। मतलब प्रयास किया जा रहा है कि जितना हो बचाव के साथ में जो है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच विधानसभा चुनाव कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए प्रशासन ने चुनाव से पहले सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया। हरिद्वार जिले में 48,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और इन सभी को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया। जिले में 96 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए जहां फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि जब चुनाव में ड्यूटी कराने वाले मतदान और पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू होगी, तब भी ट्रेनिंग सेंटरों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, लगभग 48,000 के आसपास हैं। ये ऑलरेडी डबल वैक्सीनेटेड पहले से हो चुके हैं, कुंभ के टाइम पे ही हो गए थे, और इनको बूस्टर डोज देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 96 बूथ भी आज बनाए गए हैं, जिसकी इच्छा हो जाके लगवा सकता है। इसके अतिरिक्त जब इलेक्शन के हमारी ट्रेनिंग का सेशन शुरू होगा, जिसमें हमारे बड़ी संख्या में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग के दौरान ही वहाँ पर कैंप की व्यवस्था रहेगी और इनको।
देश के कई अन्य राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा। ऐसे में जहां सरकार और जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं हरिद्वार जिले में भी इसका असर देखने को मिल रहा। इससे पहले शासन के आदेश पर हरिद्वार जेल में बंद कैदियों की मुलाकात बंद कर दी गई थी। अब हरिद्वार की जेल में एक बैरक को आइसोलेशन बैरक के रूप में बदल दिया गया, जहां बाहर से आने वाले कैदियों को रखा जाएगा। एक तो जो मुलाकातें हैं शासन द्वारा जो है वो मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रिजन इनमेट कॉलिंग के सिस्टम के माध्यम से वो बंदीगढ़ जो है अपने परिजनों से वार्तालाप कर सकते हैं। द्वितीय, हमारे द्वारा एक बैरक को जो है आइसोलेशन बैरक में बदल दिया गया है और जो भी नए बंदे आ रहे हैं उसको उस बैरक में रखा जा रहा है। और सर क्या तैयारी आपके द्वारा की गई है इसको लेकर? नियमित रूप से जो है सारे बंदियों की कारागार में चेकिंग हो रही है। अगर किसी में कोई इस तरीके का सिम्टम्स। उत्तराखंड के बाजपुर की तहसील सभागार में एसडीएम राकेश तिवारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर को दिव्यांग 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। आज जो हमारे विधानसभा 64 बाजपुर में दिव्यांग हैं और जो 80+ हैं, 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं या जो कोविड संक्रमित हैं, उनके लिए डाक मतपत्र से माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा प्रदान की गई है। माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में और डीएम सर के दिशा निर्देश में आज यह बैठक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सुपरवाइजर की बुलाई गई है। पूर्व में मेरे द्वारा बीएलओ के साथ बैठक की जा चुकी है, तो उनके लिए जो 80+ है और जो दिव्यांग हैं उनके लिए आरओ की तरफ से एक सूचना पत्र जाएगा कि आप के पास वैकल्पिक व्यवस्था है कि आप चाहे डाक मतपत्र से मतदान करें अथवा मतदेय स्थल पे जाके मतदान कर सकते हैं। तो आज उसी के संबंध में बैठक बुलाई गई। वह प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति और प्रत्येक 80+ को यहाँ से इंटीमेशन जाएगा, सूचना पत्र जाएगा, उसके साथ 12D उनको जाएगा और वह नोटिफिकेशन के दिनांक से 5 दिन के अंदर बीएलओ के जरिए अपनी सहमति या सहमति देंगे कि वो डाक मतपत्र के जरिए मतदान करना चाहते हैं अथवा पोलिंग बूथ के। यदि जो डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने के इच्छुक होंगे उनको हम आफ्टर नॉमिनेशन उनको पोस्टल बैलेट प्रोवाइड कराएंगे और निर्वाचन की तिथि से एक दिन पूर्व, जैसे कि माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, उनको डाक मतपत्र की। उत्तराखंड के जसपुर में बीजेपी के 2 पर्यवेक्षकों ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों संग बैठक की और चुनाव के लिए संभावित दावेदारों के नामों पर रायशुमारी की। भाजपा पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं से गोपनीय मतदान कराया, तो वहीं नगर समेत सभी मंडलों के 100 पार्टीजनों ने दावेदारों के पक्ष में मतदान किया। इस दौरान जसपुर विधानसभा से 8 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। भारतीय जनता पार्टी और मेरे साथ डॉक्टर कल्पना सैनी जी, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिला अध्यक्ष रही हैं रोहन जी, अभी ओबीसी की हमारी अध्यक्ष हैं और हम दोनों लोग पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आए। कल से हम रुद्रपुर से प्रारंभ करके आज 5वीं हमारी विधानसभा जो थी आज उस पर भी हमारी रायशुमारी हो गई। कुल 8 लोगों ने यहाँ से दावेदारी की और 102 लोगों ने अपनी राय इस डब्बे में बंद कर रखी है। अब ये राय हम जाकर अपने नेतृत्व को सौंपेंगे और वहाँ जाके जैसा भी होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार से प्रत्याशी का चयन होना है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कार्यकर्ताओं का। हमारा मान सम्मान रहे, उनकी इच्छा हम पूछें और उनकी राय जो हो उस राय का भी सम्मान हो, इसलिए इसकी नीति है कार्यकर्ताओं का। विधानसभा चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों का बिगुल बज चुका है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि जाते जाते बीजेपी के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैकडोर से नियम विरुद्ध भर्तियां की हैं और 6 महीनों में करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया, जिसकी जांच कांग्रेस सरकार बनते ही करेगी। उनका कहना है कि राज्य में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार राज्य में बनने जा रही और कांग्रेस को जनता का अपार समर्थन मिला है। ये देखिए, धज्जियां ऐसी अवहेलना आदर्श आचार संहिता की आज तक इतिहास में उत्तराखंड के देश की राजनीति में नहीं हुई।
बैकडोर से डायरेक्ट एंट्री कराई जा रही, कोऑपरेटिव बैंक से लेके अन्य चीज़ों में विधानसभा में भी देखा गया प्रकरण की ऐसी चुपचाप कराने का प्रयास करा जा रहा है। एडजस्टमेंट करा जा रहा है, एडजस्टमेंट करा जा रहा है और होलसेल दाम सब चीज़ का वहाँ पे खुल चुका है। रिटेल की दुकान खुल चुकी है, खनन से लेके नियुक्तियों से लेके हर चीज़ में रेट सेट है। वहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा था ये डबल इंजन की सरकार का, और वहाँ पे 3 दिन के अंदर आप अगर सही दाम दे रहे थे तो जो आपको इस प्रदेश में लूटना खसोटना था सब आपको मिल जा रहा था। मुख्यमंत्री को ओएसडी को भी 2 दिन पहले बैकडोर से तैनाती दी गई, जबकि नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तंत्र मंत्र का दुरुपयोग कर रही है, जिस प्रकार से जाते जाते अपने लोगों को एडजस्टमेंट करा है, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार, ये जब से तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं, जब से व्यापक भ्रष्टाचार इस प्रदेश में देखा गया है, ऐसा कभी भी इस प्रदेश के इतिहास में नहीं देखा गया। यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने के लिए, यहाँ के लोगों की जो बेरोजगारी है उसका मजाक बनाते हुए अमीरों को नौकरी देने के लिए कोई कसर नहीं। खबर रोशनाबाद कलेक्ट्रेट से है, जहां आज 12 जनवरी दिन बुधवार को रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार के द्वारा जनपद हरिद्वार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चुनाव के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया कि चुनाव के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कैसे कराया जाए। समझ या प्रशासन के समझ कभी नहीं आया है, ये एक चैलेंज है। लेकिन हमारी सारी तैयारियां इन्हीं सब चीज़ों को देखकर की गई है कि जहां कोविड नियमों का पालन भी हो और पुलिस जो है व्यवस्था भी अच्छे ढंग से बनी रहे, ताकि जो वोट है, पोलिंग है, बहुत अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से संपन्न हो। ये हम लोगों की प्रशासन की, सरकार की, आयोग की मंशा है और हम इसको पूर्णतः तैयारी के साथ इसको अंजाम दें। जनपद प्रभारी हरिद्वार पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस फोर्स की मांग की गई, तदनुसार से मैंने पूरे गढ़वाल से पुलिस फोर्स यहाँ डिप्यूट कर दिया हूँ और उसी के अनुसार से बॉर्डर में रोकने की जो भी कार्रवाई है, ताकि लोग आके यहाँ कोरोना को फैलाने के कार्य न कर सकें, इसके लिए अपील भी की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है और रोका भी जा रहा है। इन सब का एक सामूहिक एक ही काम है कि हम किसी तरह से ये जो कोविड है वो यहाँ फैलने ना पाए। हमारे माध्यम से कोई अपील आप करना चाहते हैं? अपील है कि क्योंकि आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से, स्टेट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार से यहाँ कोरोना को से सुरक्षित रखना है, लिहाजा एक तरह से स्नान और भी पर्व आते रहेंगे, आपकी जिंदगी है तो इसलिए इससे बच के रहिए। और जो प्रशासन की अपील है कि इस दिन कम से कम लोग इस क्षेत्र में थैंक यू कहा है और जिला प्रशासन कर भी रहा है, टीमें लगाई जाएं। कर ही नहीं, अन्य जो चीज़ें हैं, जो चुनाव संबंधी सामग्रियां आने की संभावना है, चाहे वो अवैध शराब हो, अवैध कैश हो, सामग्री हो, उसको लेकर भी सतर्कता बरतने के लिए सभी बॉर्डर पोस्ट पर टीमें लगाई गई। चुनाव के समय देखिए, हमारे जो 3 उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लगते हैं 3 जिलों के, तो तीनों पर जो 10 चेक पोस्ट हैं, वहाँ पर हम लोग पुलिस की टीमें तो ऑलरेडी लगी हैं। इसके अलावा अब हमारी जो चुनाव की टीमें हैं, जो FST हैं और SST हैं, स्टैटिक टीमें हैं, वो भी लग जाएंगी। और इसके अलावा भी विभागीय दल बनाकर हमने कहा है कि वहाँ लगाए जाएंगे। और एक जनपद का चुनाव मुजफ्फरनगर का फर्स्ट फेज में है, बाकी 2 सहारनपुर और बिजनौर का चुनाव हरिद्वार के साथ ही है। तो इसलिए मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर और अधिक सतर्कता रखे जाने की आवश्यकता है। सर, कितना चैलेंज? वास्तव में चैलेंजिंग स्थिति है, लेकिन हमारी जो प्रशासनिक तैयारी है वो भी पूरी है और कोविड का हम विशेष ध्यान रखेंगे। हमने वैक्सीनेशन भी जनपद में अच्छा हो गया है। इसके अलावा जो बूस्टर डोज है वो भी लगाना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा जो कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी उस दिन भी बूस्टर डोज लगाए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
और सभी को हम चाहते हैं कि जो भी कर्मचारी ड्यूटी पे जाए ना केवल वैक्सीनेटेड हो बल्कि वो अतिरिक्त डोज भी ले ताकि सतर्कता रहे। इसके अलावा वोटर्स के लिए बूथ पर विशेष तौर पर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग। ये भी कहा गया है कि जहाँ पर ज़्यादा बूथ हैं एक केंद्र में, वहाँ एक से अधिक एंट्री एग्जिट गेट लगाने की आवश्यकता है, वो भी लगाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण क्यू बड़ी हो सकती है, लाइनें लंबी हो सकती हैं। तो दो एंट्री गेट, दो एग्जिट गेट भी रखे जा सकते हैं। पर्याप्त स्पेस वहाँ रहेगा लोगों के मूवमेंट के लिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, मास्क लगाना आवश्यक होगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, थैंक यू। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां जागेश्वर विधानसभा राज्य बनने के बाद लगातार कांग्रेस का वर्चस्व रहा। इस विधानसभा से कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल लगातार 4 बार जीते हैं। वर्तमान में यहां से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंह मेहरा ने बीजेपी से दावेदारी ठोक दी, जिसको लेकर इस विधानसभा में राजनीतिक गर्माहट शुरू हो गई। जहां बीजेपी के अन्य उम्मीदवारों के लिए मोहन सिंह मेहरा की दावेदारी एक बड़ी समस्या बन रही, वहीं कांग्रेस में भी इसको लेकर खलबली मची हुई। बीजेपी में शामिल हुआ हूं और बीजेपी के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया। और इस समय दावेदारी हमारी प्रबल दावेदारी है और मैं समझता हूँ मुझे टिकट मिलेगा, हम गोविंद सिंह कुंजवाल को बहुत अच्छे ढंग से मात देंगे। दावेदारी है। हमने जब बीजेपी में एक बीच में हमारी सब बैठ के वार्ता हुई थी, हमने कहा था भी किसी भी कीमत किसी को भी टिकट मिलेगा, हम कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जीतने देंगे। यदि मुझे मौका मिला और हम बहुत शालीनता के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। उत्तराखंड के सिडकुल थाना क्षेत्र ग्राम रोशनाबाद में सोमवार की रात हुए खूनी संघर्ष में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 23 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा क्षेत्र में लगातार दबिश दी जा रही। खूनी संघर्ष में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रोशनाबाद में हुआ खूनी संघर्ष, जिसमें 23 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने और लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में 23 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं पर 23 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रोशनाबाद में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 23 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे। इस खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल बताए जा रहे और 23 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग के बाद कब तक टिकट फाइनल होने वाले सवाल पर प्रेस से बात करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया है, सभी जिलों में लोग पैनल लेने पहुंचे हैं, जल्द ही ऐलान होगा। सुनिए। जल्दी इसकी प्रक्रिया चल रही है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले हमने सभी जिलों में पैनल लेने के लिए लोग गए हैं, वो पैनल आ रहे हैं और उसके बाद हमारी प्रदेश समिति की बैठक होगी, प्रदेश चुनाव समिति की, और उसके बाद हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड बैठेगा। उसमें जो भी प्रत्याशी आएंगे सबकी योग्यता, क्षमता, देश काल परिस्थिति जो उपयुक्त पाया जाएगा उसमें से उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। बाकी सभी लोग उसके साथ लगेंगे। हर वर्ग के लोगों का इसमें वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और भाजपा के कार्यों के बीच मुकाबला होगा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। सुनिए। ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहाँ जनता, हमारे देवभूमि की जनता निश्चित रूप से यहाँ की सत्ता से हमेशा, जैसे उनको 2017 में यहाँ से विदा किया था, इस बार उनको उससे भी और मिनिमाइज करने वाली है। ये हालत ये है, बार बार आपके सामने आ रहे हैं वो, जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सुबह बोले तो बोले, छलनी क्यों बोले जिसमें 256 छेद। बहुत पहले द फाउंटेन हेड नामक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, मुझे उसको देखकर यकीन हो गया है कि करप्शन की फाउंटेन हेड अगर कोई पार्टी है, करप्शन की कोई जननी है, यानी भ्रष्टाचार की कोई जननी है, तो कांग्रेस है। और उनके घर जिनके खुद के शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अभी उनकी सरकार भी पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी लोगों ने देखी थी, किस प्रकार की सरकार चलती थी, किस प्रकार से माफिया डंपर चलाते थे। मुझे याद है, आज कल्याणी नाम की जो डीएफओ होती थी, वो सब लोग भूले नहीं है, उस पर किस तरह से जो है वहां पर गाड़ियां चलाई गई थी, किस प्रकार से हमले हुए थे, किस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण मिलता था, हम भली भांति जानते हैं। और आज बहुत सारे नेता हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, कोई उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, कोई कोंदू झिंगोरों की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने कभी न उत्तराखंड का समर्थन किया, न उत्तराखंड बनाने के पक्षधर थे, और सैनिकों का भी जिन्होंने हमेशा अपमान किया, जो हमारे जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी को भी, जिनकी पार्टी के लोगों ने गली का गुंडा कहा, वह भी जो है आज सैनिकों की बात कर रहे हैं और केवल वोटों के लिए काम कर रहे हैं, जो इनका इतिहास रहा हमेशा से। इन्होंने चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश हो, हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते किए, हमेशा से तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम किया है, न्याय की बात कभी नहीं की है। जो उन्होंने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है, ये 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। इस उत्तराखंड का दशक बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था, मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम होगा और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया हूँ, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता अजय टमटा जी गए हैं, हमारे सभी जितने भी मंचासी ने, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। हम सभी लोगों ने देखा है कि हर जगह पर माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बड़ी मात्रा में। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।